हमारे साथ हमारे तमाम रिपोर्टर्स लगातार मौजूद हैं। राजेश, यहाँ पर एक ही चरण में महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, लेकिन अब हरियाणा के जिस तरह के नतीजे आए हैं उसके बाद हर पॉलिटिकल पार्टी की जो बार्गेनिंग पावर है वो काफी कुछ बदल चुकी है। बिल्कुल, हरियाणा के रिजल्ट्स आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा बार्गेनिंग पावर यहां पर बदली है। और जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो अपने दलों के साथ हो या विपक्षियों के बारे में बात करना हो, किस तरीके से वो अपनी बातों को रख रहे थे। जो योजनाएं पिछले 2.5 सालों में इस सरकार ने रखी हैं, महायुति सरकार ने की हैं, उन बातों को रख रहे थे। आज ही हमने एक पेपर में ऐड देखा पिनाज, उसमें साफ दिख रहा था लाडकी बहन योजना, जिसके बारे में तीनों दल जो थे वो एक तरीके से क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि अभी भी महाराष्ट्र में वो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा जनाधार है। ये अपने साथी दलों के साथ साथ विपक्षी दलों को भी बताने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। वहीं अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो हरियाणा चुनाव के बाद अगर बार्गेनिंग पावर किसी की घटी है यहां पे, तो वो कांग्रेस की घटी है। और शिवसेना यूबीटी ने इसका बड़ा फायदा उठाया। जिस तरीके से उनके बोल बदले, जिस तरीके से सीट बंटवारे की मीटिंग्स में उन्होंने अपनी बातें रखी, जो बातें निकलकर सामने आई उसमें यही सामने आया कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में बैकफुट पर आई है। और शिवसेना जो उनकी सहयोगी दल है, यूबीटी उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, वो लगातार ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। और इस बात का हवाला दे रही है कि राष्ट्रीय पार्टी अगर बनना है, आपको इस खेल में रहना है, तो रीजनल पार्टीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के बिना आपका काम नहीं चलेगा। जी चलिए, तो जो लोकसभा चुनावों के नतीजे से उनसे क्या कुछ इंटरप्रिटेशन है वो भी समझेंगे देवेंद्र से। नीतीश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीतीश, 2 चरणों में चुनाव होगा, क्या कुछ मुद्दे, क्या कुछ इक्वेशन आपको ग्राउंड जीरो पर वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, 2 चरणों में चुनाव की जो बात है उससे लगभग सभी दल झारखंड में सहमत हैं। पिछले 2 चुनाव की बात करें तो 5 चरणों में चुनाव हो रहे थे। विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी तक था। बावजूद जब चुनाव आयोग के अधिकारी अभी कुछ दिन पहले तक आ रहे थे झारखंड में, तो राजनीतिक दलों का जो प्रतिनिधि मंडल था उनसे जब उनकी बात हो रही थी तो हर दल यही कह रहा था कि नवंबर में 15 नवंबर के बाद चुनाव हो तो बेहतर होगा, कम चरणों में चुनाव होना चाहिए। तो ये माना जा रहा है कि लगभग सभी दल इसको लेकर जाहिर है इससे खुश होंगे। और इसकी एक वजह यह भी है कि देखिए, बिहार और झारखंड में जो छठ का पर्व होता है उसमें काफी संख्या में देश के अलग अलग राज्यों से लोग वापस अपने घर लौटते हैं। 8 नवंबर को छठ है और इसके बाद जाहिर है कई लोग इंतजार भी करते हैं। और इसके ठीक बाद चूंकि चुनाव होगा 1 हफ्ते के बाद, तो ऐसे में इस बात को भी ध्यान में रखकर राजनीतिक दलों की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि जो पर्व है उसके आसपास रखा जाए वोटिंग का तारीख, तो इसको लेकर फायदा होगा। दूसरी बात कि 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस होता है। खासतौर से जेएमएम जो है इसको एक बड़े समारोह के तौर पर मनाती है। तो जेएमएम ये भी चाह रही थी कि 15 नवंबर जो स्थापना दिवस है उसके बाद की कोई तारीख हो। तो जो 2 चरणों का चुनाव है, ये सही है कि नक्सल प्रभावित इलाका है झारखंड, लेकिन पहले 5 चरणों में होता था। लेकिन ये लगभग पहले से तय माना जा रहा था कि 2 चरणों में इस बार चुनाव होंगे। और चुनाव आयोग के अधिकारी भी जब यहाँ आ रहे थे तो वो भी इस बात के संकेत दे रहे थे। तो मोटे तौर पर जो घोषणा हुई है चुनाव आयोग की, उससे लगभग सभी दल जो है एक तरह से सहमत है। देवेंद्र, महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी जाहिर सी बात है हरियाणा के नतीजों के बाद जो है थोड़ा फ्रंट फुट पे आई है, क्योंकि लोकसभा के नतीजे उसके हक में उस तरह से नहीं गए थे, चाहे वो उसका स्ट्राइक रेट हो। लेकिन एक पेच सिर्फ सीटों के नंबर को लेकर नहीं, सीएम फेस को लेकर भी फंसा हुआ है, जिसकी वजह से पिछली सरकार भी चली गई थी। और पिनाज, एक अपडेट आपको दे दूं मिल्कीपुर के बारे में जो आप पूछ रही थी। पिछले विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद जो कि सपा के तब उम्मीदवार थे, उस चुनाव में जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, चुनाव में हारने के बाद उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी और उसका निपटारा अभी नहीं हो पाया है। इस लिहाज से इस चुनाव का ऐलान अभी नहीं किया गया है। लाजमी तौर पे उसका पहले वेट करना होगा, उसमें जो नतीजा आ जाएगा उसके आधार पर फिर इस चुनाव के बारे में कोई भी फैसला किया जाएगा। तो अभी जो उपचुनाव मिल्कीपुर का नहीं हुआ है, वो पिछले विधानसभा चुनाव के जो इलेक्शन पिटीशन है वो अभी पेंडिंग है, उस पर नतीजा नहीं हो पाया है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की बात करें तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग एक बड़ा मसला दोनों ही पक्षों के लिहाज से था। लेकिन बीजेपी का होमवर्क इस मामले में काफी पहले से, यानी कि एडवांस स्टेज में आता नजर आया था, क्योंकि होमवर्क उनका बहुत पहले शुरू हो गया था। और उस लिहाज से
लगभग एक सहमति बनती नजर आ रही है। हालांकि आखिरी समय तक आप देखेंगे कि शिंदे गुट की तरफ से ये खबरें आएंगी कि हमें कुछ और सीटें चाहिए, अजीत पवार की तरफ से कुछ आएगा कि हमें कुछ और चाहिए, बीजेपी की तरफ से कुछ कहा जाएगा। तो ये सारी चीजें थोड़ी बहुत चलती रहेंगी, लेकिन कोई बड़ा मसला नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मोटे तौर पर एक सहमति बन गई है और 150 से 160 सीट के आसपास कहीं बीजेपी चुनाव लड़ेगी। 80 के अराउंड में शिंदे गुट को दिया जाएगा, 40 के आसपास अजीत पवार के पास रहेगा। तो कुल मिलाकर इसी रेफरेंस नंबर्स के आधार पर कुछ सीटें ऊपर नीचे ये बीजेपी गठबंधन इस चुनाव को लड़ने जा रहा है। और उनमें से हमें जो जानकारी मिली, बीजेपी को जिन सीटों पे चुनाव लड़ना है उनमें से 90% से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी लगभग सहमति मन बना चुकी है कि किस उम्मीदवार को वहां पे टिकट दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में वो नाम जाएंगे, मुहर वहीं लगेगा, लेकिन मोटे तौर पे प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक के बाद दिल्ली में जब बड़े नेताओं के साथ कल बैठक हुई थी तो उस बैठक में लगभग सहमति बना ली गई है। बिल्कुल, राजेश के पास चलते हैं। तो बीजेपी के खेमे से खबर थी राजेश, कांग्रेस ने 3-3 सर्वे कराए हैं, 110 से 120 सीटें मांग रही है, कह रहे हैं कि सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा इस हफ्ते के भीतर भीतर। लेकिन अंदर खेमे से क्या कुछ खबरें आ रही हैं? कांग्रेस हरियाणा हारने के बाद स्थिति में है कि वो अपनी डिमांड रख सके? देखिए, अगर हरियाणा चुनाव के रिजल्ट्स आने के पहले की अगर हम बात कर लें पिनाज, तो उसके पहले कांग्रेस यहां फ्रंट फुट पर दिख रही थी, लगातार अपने साथी दलों पर प्रेशर बना रही थी कि उसका प्रदर्शन जो है लोकसभा चुनाव में सबसे बेहतर रहा है और वो 100 से ज्यादा सीटों की लगातार मांग कर रही थी और कमोबेश जो उसके साथी दल थे उसकी बात मान भी रहे थे। लेकिन जैसे ही हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आया और कांग्रेस को सेटबैक लगा, उसके बाद से चीजें जो हैं वो बदली हैं यहां पर। और कांग्रेस इस वक्त और महाविकास आघाड़ी इस वक्त तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। वहीं अगर महायुति की हम बात करें तो आज ही 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था जिसमें सीटों का ऐलान होने वाला था कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा, लेकिन चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से इसे पोस्टपोन किया गया है और बताया जा रहा है कि कल ये साफ हो जाएगा महायुति की तरफ से कि कौन सी सीटें बीजेपी कितनी लड़ेगी, साथ ही कौन सी सीटें लड़ेगी। वहीं एकनाथ शिंदे कितनी सीटें लड़ेंगे, कौन सी सीटें लड़ेंगे और अजीत पवार कितने कैंडिडेट्स इस चुनाव में खड़े करने वाले हैं। वहीं बीजेपी के हल्के से यह भी खबर आ रहा है कि 16 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और 16 की रात को करीब 90% जो इनके कैंडिडेट्स हैं उनके नाम की घोषणा जो है वो कर दी जाएगी। तो बीजेपी कॉन्फिडेंट दिख रही है, वहीं महाविकास आघाड़ी में अभी भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है।